Dear students, I am Professor C.P. Singh. I have discussed in last lecture duties and rights of Pani. In this lecture, I shall discuss pledge by non-owners. If I ask to you who can pledge, your answer will be owner can pledge only, but this answer is not valid. Generally it is the owner of the goods who can pledge, valid pledge, and a pledge made by any other person is not valid. However, sections 178, 178A and 179 of Indian Contract Act and section 30 of Indian of Sale of Goods Act provide certain circumstances in which the pledge made by non-owner is also valid. यानी 5 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें नॉन ओनर द्वारा भी जो है यदि प्लेज की गई है वो वैलिड होती है। जनरली जो है प्लेज जो है माल का स्वामी ही प्लेज कर सकता है, लेकिन 5 परिस्थितियों में प्लेज जो है ऐसे व्यक्ति द्वारा भी वैलिड होगी जो उसका ओनर नहीं है। उसमें पहला है प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो अच्छी कैटेगरी का माना जाता है। प्रिंसिपल द्वारा उसको माल पर कब्जा दे दिया जाता है, उसे बेचने का राइट होता है, उधार भी ले सकता है, प्लेज भी कर सकता है, सारे राइट उसको होते हैं। तो सेक्शन 178 में है कि मर्केंटाइल एजेंट द्वारा की गई प्लेज भी वैलिड होती है। मर्केंटाइल एजेंट में बी डिफाइंड एज एन एजेंट हु हैज द अथॉरिटी आइदर टू सेल द गुड्स और टू कंसाइन द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ द सेल और टू बाय द गुड्स और टू रेज मनी ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। अ प्लेज मेड बाय द मर्केंटाइल एजेंट इज वैलिड। However, the pledge is valid only if the following conditions are satisfied. कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होने चाहिए, तभी जो है मर्केंटाइल एजेंट द्वारा की गई प्लेज वैलिड होती है। फर्स्ट है द मर्केंटाइल एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स। यानी मर्केंटाइल एजेंट का माल पर कब्जा होना चाहिए या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल उसके पोजेशन में हो। सेकेंड, द पोजेशन ऑफ द गुड्स मस्ट बी विद द कंसेंट ऑफ द ओनर ऑफ द गुड्स। प्रिंसिपल की कंसेंट से जो है पोजेशन मर्केंटाइल एजेंट का गुड्स पर होना चाहिए। थर्ड, द गुड्स मस्ट हैव बीन गिवन टू द मर्केंटाइल एजेंट इन हिज कैपेसिटी एज मर्केंटाइल एजेंट, और मर्केंटाइल एजेंट को उसकी मर्केंटाइल एजेंट की कैपेसिटी में प्रिंसिपल द्वारा माल दिया गया हो। फोर्थ, द मर्केंटाइल एजेंट मस्ट मेक द प्लेज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज सच एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट ने ऑर्डिनरी कोर्स में जो है उसका माल का जो है को प्लेज किया हो। द पानी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड ही शुड नॉट हैव एनी नोटिस दैट द पानर हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। पानी जो है जिसके पास गिरवी रखा गया है वो गुड फेथ में उसने प्लेज की हो, उसको पता न हो कि जो है पानर को प्लेज करने का राइट नहीं है। तो उसको पता है तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने जो है एक ऑक्शनर को केवल सेल के लिए जो है बेचने के लिए कुछ फर्नीचर दिया है। बी ने उस ऑक्शनर ने वो सी के पास जो है वो फर्नीचर प्लेज कर देता है। सी को नहीं पता है कि बी को प्लेज करने का राइट नहीं है। यहाँ पर बी द्वारा ऑक्शनर द्वारा की गई प्लेज
वैलिड होगी। ये क्योंकि बी जो है ऑक्शनर था, मर्केंटाइल एजेंट था। सेकेंड एग्जाम्पल है, ए ने अपना फर्निश्ड घर बी जो ऑक्शनर है उसको किराए पर दिया है। बी जो है उसका फर्नीचर सी को प्लेज कर देता है, हालांकि सी गुड फेथ में वो प्लेज कर लेता है। यहां पर जो है प्लेज मेड बाय बी इज नॉट वैलिड। क्यों? एज ही वाज possessing the furniture as a tenant of the house and not in the capacity as the auctioneer। यहां पर जो है जो इसलिए वैलिड प्लेज नहीं है क्योंकि जो टेनेंट के रूप में उसने प्लेज जो माल पोजेशन था उसको दिया था ये ने, वो ऑक्शनर के रूप में नहीं दिया गया था। थर्ड एक इलस्ट्रेशन बेस्ड है, डी गोटर वर्सेस जॉर्ज एटनबरो एंड सन्स 1904 का केस है। ए जो एक डायमंड डीलर था, कुछ डायमंड्स बी को जो उसका मर्केंटाइल एजेंट था सेल के लिए बेचने के लिए दिया। बी ने अपने मर्केंटाइल एजेंट बी ने अपने फ्रेंड सी से कहा कि वो उसके जो है कुछ डायमंड जो है वो प्लेज करवा दे। सी ने वो जो है डायमंड डी के पास प्लेज कर दिए। यहां पर जो है प्लेज वैलिड नहीं होगी। क्यों? द प्लेज इज नॉट वैलिड एज इट इज नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द मर्केंटाइल एजेंट टू आस्क टू प्लेज द गुड्स फॉर हिम। क्योंकि यहां पर मर्केंटाइल एजेंट ने खुद नहीं रखा था, अपने दोस्त से रखवाया था, इसलिए प्लेज वैलिड नहीं थी। सेकेंड जो है सर्कमस्टांसेस है जो प्लेज वैलिड मानी जाती है, प्लेज बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर ए वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। शून्यकरणीय संविदा के अधीन माल पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी। सेक्शन 178A है। शून्यकरणीय संविदा कौन सी होती? क्वार्सन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से, फ्रॉड से और मिसरिप्रेजेंटेशन से यदि माल पर कब्जा आया है तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहते हैं। Sometimes a person obtains the possession of the goods by coercion, undue influence, fraud or misrepresentation. In such cases, the contract is voidable at the option of the true owner. However, the person in possession of the goods under such a contract can make a valid pledge of the goods even if the possession so obtained is not by free consent. But a person possessing the goods under a voidable contract can make a valid pledge only if the following circumstances are satisfied. Number 1, the possession must have been obtained under a voidable contract and not a void contract. माल पर जो है को प्लेज करने वाले व्यक्ति के पास जो पोजेशन आया हो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत आया हो, वाइड के तहत नहीं। वाइड सेकेंड है, द वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट हैव बीन रिसिंडेड। पोजेशन के टाइम पर जो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिसिंड नहीं किया गया हो, समाप्त नहीं किया हो, रिवोक नहीं किया गया हो। द पानी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ ऑनेस्टली एंड ही शुड नॉट हैव एनी नोटिस ऑफ पार्टनर्स डिफेक्टिव टाइटल। और पानी ने गुड फेथ में एक्ट किया हो। इस पर एक केस है फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स लिमिटेड 1919 का। एक फ्रॉडुलेंट ने अपने को जो है मैन ऑफ क्रेडिट बताते हुए, सर जॉर्ज बुलो बताते हुए, जो मैन ऑफ क्रेडिट था उसका नाम बताया, था कोई और लेकिन नाम मैन ऑफ क्रेडिट का बताया, सर जॉर्ज बुलो का बताया, और एक गोल्ड स्मिथ से रिंग जो है वैल्यूएबल ले ली उससे और फर्जी चेक उसको दे दी। जब तक फर्जी चेक का पता लगता उसके पहले ही उसने वो जो है रिंग जो है प्लेस कर दी सी के पास। सी को नहीं पता था कि उसने जो है फर्जी चेक करके जो है दे करके रिंग प्राप्त की है। यहाँ पर जो है उस फ्रॉड द्वारा जो है जो रिंग प्लेस की गई थी वो वैलिड मानी गई। थर्ड सर्कमस्टांसेस, प्लेस बाय पर्सन हैविंग ए लिमिटेड इंटरेस्ट इन द गुड्स। सीमित हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा गिरवी।
सेक्शन 179 है, समटाइम्स a person pledges the goods in which he has only limited rights. In such cases, the pledge is valid only to the extent of such limited interest. Thus, a pledgee can further pledge goods. However, the pledge will be valid to the extent of the panee's interest only. इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझाया जा सकता है। सपोज कीजिए कि हमने आपके पास कोई रिंग जो है 5,000 में गिरवी रखी है, तो 5,000 4,999 तक आप कहीं भी जो है यदि प्लेज करते हैं वो प्लेज वैलिड होगी। लेकिन यदि आप 10,000 में कर देंगे तो वो प्लेज 5,000 तक ही वैलिड होगी। जहां पर भी आपने किया होगा वो 5,000 रुपए दे करके हम जो है उससे जो है अपनी रिंग वापस ले सकते हैं। तो जितना राइट था सीमित हित आपको था, 5,000 तक हमने जो है अंगूठी आप जो है प्लेज की थी, इसलिए 5,000 तक ही जो है आपको भी वैलिड जो है राइट था। It may be noted when the original pledge is invalid and then the subsequent pledge by pledgee will also be invalid. नहीं, ओरिजिनल प्लेज इनवैलिड है तो सब्सिक्वेंट प्लेज भी इनवैलिड होगी। जे मनीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ए ने एक बैंक से ओवरड्राफ्ट अकाउंट जो है खोला था ओवरड्राफ्ट के लिए, और उसके बदले में उसने कुछ सिक्योरिटीज बैंक के पास रख दी थी। हालांकि ए ने कभी भी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज नहीं की। इधर बैंक जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आई और वो सिक्योरिटीज जो एक ने दी थी वो फर्दर प्लेज कर दी। ये प्लेज भी वैलिड नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि जो है ए ने कभी जो है ओवरड्राफ्ट लिया नहीं था, तो प्लेज अभी हुई नहीं थी। क्योंकि प्लेज की डेफिनेशन में हमने बताया था एडवांस और प्लेज जो है या तो साथ साथ हो, या जो है एडवांस जब सामान पहले दे दिया गया है और जो है जब एडवांस मिल जाता है तब प्लेज जो है प्लेज में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ प्लेज हुई नहीं थी, उसने ओवरड्राफ्ट यूज ही नहीं किया था, इसलिए जो है बैंक द्वारा की गई जो है फर्दर प्लेज वैलिड नहीं थी। फिर फोर्थ सर्कमस्टेंसेस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में है, सेक्शन 30 की सब सेक्शन 1 है, प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। विक्रय के पश्चात माल पर कब्जा रखने वाले विक्रेता द्वारा गिरवी। Sometimes the seller continues to be in possession of the goods even after the completion of the sale. In such cases, he can make a valid pledge of the goods. However, the pledge is valid if the person receiving the goods act in good faith and without any notice of the previous sale. ये एक इलस्ट्रेशन से समझाया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आप सुबह जब क्लास आ रहे थे और पुरानिया पर एक आपने फ्रिज खरीदा, पेमेंट कर दिया आपने, लेकिन सेलर से आपने कहा दुकानदार से कि मैं जब क्लास से 4 बजे लौटूंगा तब मैं फ्रिज लेता जाऊंगा। 2 बजे वो जो है उसके पास कोई कस्टमर आ गया और उसने वो जो है कहीं पे उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने वो फ्रिज जो है जो खरीदा था आपने प्लेज कर दिया। जिसने प्लेज पर रखा उसको नहीं पता था कि ये बिक चुका है। तो यहां पर जो है सेलर द्वारा जो है प्लेज किया गया है फ्रिज, वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं था जिसके पास प्लेज किया उसने कि ये जो है बिक चुका है। सेकेंड नेक्स्ट जो है सर्कमस्टांसेस है, प्लेज बाय बायर इन पोजेशन बिफोर सेल। सेल के पूर्व, विक्रय के पूर्व क्रेता द्वारा माल पर जो क्रेता द्वारा माल पर कब्जा रखने वाले क्रेता द्वारा जो है गिरवी। Sometimes the buyer obtains the possession of the goods with the consent of the seller even before the completion of the sale. The seller still has some rights over the goods. In such cases, he can make a valid pledge of the goods.
However, the pledge is valid if the person receiving the goods acts in good faith and without any notice that the seller has at some right in goods. एक इलस्ट्रेशन इसका इस तरीके से समझाया जा सकता है। सपोज कीजिए आपको कूलर की जरूरत है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज गए, दुकान पर उसने बताया कि बहुत बढ़िया एक अच्छी कंपनी का कूलर आया है, बहुत अच्छी एसी की तरह काम करता है। तो आपने कहा कि ठीक है, हमको दे दीजिए और एक हफ्ते पहले मैं चला के देख लूंगा, यदि अच्छा होगा तो मैं खरीद लूंगा। आप कूलर ले आए, अभी खरीदा नहीं है आपने, पेमेंट नहीं किया है, आप उसको ट्राई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। 2-3 दिन चलाने के बाद आपने पड़ोसी को जो है कि घर पर कहा हमको पैसे की जरूरत है, गिरवी कर दिया वो कूलर। पड़ोसी को नहीं पता है कि उन्होंने खरीदा नहीं है, केवल ट्राई करने के लिए जो है वो लाए हैं। तो यहाँ पर जो है जो पड़ोसी के पास गिरवी रखा है वो जो है वैलिड माना जाएगा। थैंक यू वेरी मच।